हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है अ प्लैंक विद बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट अदर एंड। यानी कि हमारे पास इस तरह का कोई प्लैंक है, मतलब ढलान सरफेस है, और इसको ना इस तरफ से रेज कर रहे हैं। एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री। अब जब इसको आप इंक्रीज करके एंगल 30 डिग्री पर ला रहे हो, देन उस पर जो बॉक्स रखा हुआ होगा वो स्लाइड करने लगा है। ठीक है, उस पर जो बॉक्स रखा है वो स्लाइड कर रहा है जब ये एंगल 30 डिग्री हो जा रहा है, इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री हो जा रहा है। एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। और जब आपने इसको ऊपर कर रहे हो प्लैंक को, तो ये 30 डिग्री पर आने के बाद 4 मीटर नीचे आ गया है। और 4 मीटर नीचे आने में इसको जो समय लगा है, टाइम है, वो है 4 सेकेंड। The coefficient of static and kinetic friction between the top box and the plank will be. So we have to find out. First of all, we have to find out static friction and दूसरा हमें find करना है kinetic friction। एक चीज ध्यान दीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है, वो या कोफिशिएंट होता है कि जब तक ऑब्जेक्ट मूव ना करे। एक ऐसी फोर्स जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने लगे तो उस फोर्स को हम बोल सकते हैं कि वो मैक्सिमम फोर्स होती है। उस पर जो कोफिशिएंट होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं म्यू एस से। और जब ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा उसमें, अब जो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा तब रोल प्ले होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो म्यू एस हम तब तक लेते हैं जब तक कि बॉडी जस्ट मोशन करना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। ध्यान दीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो देखो, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऑप्शन कैंसिल करेंगे। मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होगा वो ज्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। ओके, म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होती है म्यू के से। तो देखो, ये आंसर तो हमारा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तो दोनों जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर दिए हुए हैं। डी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसमें स्टैटिक देखो, जैसे यहाँ पर पहले बोल देना स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसका मतलब जो आंसर दे रखे हैं उसमें पहले स्टैटिक फ्रिक्शन है और फिर बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन है। बाद में क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये और ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, म्यू एस जो है म्यू के से छोटा हो गया, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन बी भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में 0.4, 0.3, 0.6, 0.5, यानी कि हमारा अगर कोई आंसर आया तो या तो ए आएगा या सी आएगा। 50-50 तो हमने कर लिया है। अब आगे काम करते हैं और आसानी से मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जा सकता है। देखो, आपको पता होगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो होता है मेस इक्वल टू होता है टेन 30 डिग्री, मतलब टेन थीटा। और क्योंकि यहाँ पर हमें जो एंगल दिया हुआ है जब वो मूव कर रहा है वो है टेन 30 डिग्री। तो जब आप टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। एंड इसको सोल्व करने के बाद आएगा 0.776, जिसको राउंड ऑफ करके हम 0.6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन ए तो नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हुए हो तो इतनी आसानी से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट आप इसको पूरा ड्राइव करना चाहते हो, पूरा आंसर निकालना चाहते हो, अब मैं उसके लिए बताता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा करना नहीं होता, बस आपको ट्रिक से ये सोचना होता है कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो हमने देखो ए बी और सी, ए बी और डी ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिए, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। वैसे भी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लिया है, अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। सो फॉर दैट मैं आपको पहले ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसको समझाऊंगा। देखिए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब स्लाइड कर रहा है, तो इसका जो वेट होगा एम जी, वो डाउनवर्ड होगा यहाँ पर ऐसे एम जी। अब इस एम जी की दो फोर्स होगी। एक जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगी, यानी कि इस तरफ, वो कितनी होगी मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक फोर्स होगी जो उसको नीचे ले जाने के लिए, मतलब मास का एक ऐसा कंपोनेंट होगा, फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट होगा, वेट का एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो उसको नीचे ले जाने में हेल्प करेगी। अब एक होगा साइन थीटा, एक होगा कोस थीटा। वो कैसे होगा वो मैं समझा देता हूँ आपको डिटेल में। तो देखिए, जैसे ये एंगल 30 डिग्री है, तो मैं इसके साइड में बना देता हूँ ऐसे ही फिगर। मान लीजिए हमारा स्लाइडिंग सरफेस है और ये एंगल थीटा में दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है एम जी।
तो एक कंपोनेंट वेट का इस तरफ आएगा mg, जैसे मैंने अभी दिखाया, और एक इस तरफ आएगा नीचे की तरफ, मतलब अलोंग द सरफेस। तो जैसे ये एंगल थीटा है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल हुआ, इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा यहाँ पर। क्यों? मैं दोबारा से बता देता हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल 90 है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो, तो ये जो एंगल हुआ, ये कितना का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और क्योंकि हमें इस एंगल से भी फिलहाल मतलब है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों जो कंपोनेंट होंगे ना, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर इधर वाला एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा है, तो जो बचा हुआ है ये इधर वाला, वो कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसलिए इधर वाला एंगल कितना होगा, थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम करेंगे जो mg है उसके दो कंपोनेंट हम लेंगे। तो जिस तरफ थीटा लगता है ये वाला, वो हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर वाला हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो mg sin थीटा का कंपोनेंट है, जो वेट का mg sin थीटा कंपोनेंट है, वो उसको नीचे गिरने में हेल्प कर रहा होगा, नीचे स्लाइड होने में हेल्प कर रहा होगा। और जो यहाँ पर mg cos थीटा है, ये इसको बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन को। नॉर्मल रिएक्शन इसकी किस तरफ होगी, ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, जब ये मोशन में है, तो मोशन में होने की वजह से इसमें एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा, एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, जो कि हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है और मोशन का अपोज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रिक्शन फोर्स आप देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में लगेगी यहाँ पर, जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफ के। ठीक है, अब जब ये वाली फोर्स, जो नीचे वाली फोर्स है mg sin थीटा, अगर ये फ्रिक्शन से, एफ के से ज्यादा हुई, तभी ये नीचे आ पाएगा, वरना नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं रिपीट कर देता हूं, जब mg sin थीटा की वैल्यू एफ के से ज्यादा होगी, तभी ये नीचे आ पाएगा। तो इसका मतलब हम, और यहाँ पर ये नीचे आ भी रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये होगा जो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लग रही होगी, वो बराबर होगी mg sin थीटा, क्योंकि डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट को नीचे लाने में हेल्प कर रही है, माइनस इसका अपोज कर रही है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि एफ के। तो जो नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगेगी, इट विल बी mg sin थीटा माइनस एफ के, जो कि एफ नेट के बराबर हो गया है। ठीक है, अब आगे काम करते हैं। आपको पता है कि जब भी हम नेट फोर्स रखते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। यहाँ पर इसको लिख लीजिए, mg sin थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 30 डिग्री है, माइनस, अब ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे रखें। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके बीच में, ये होता है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू में आर, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू टाइम्स ज्यादा होती है, म्यू टाइम्स होती है नॉर्मल रिएक्शन के। तो यहाँ पर एफ के को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ म्यू के इंटू में आर से। ठीक है, अब एक और चीज देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एम जी कोस थीटा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन को, तो आर की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, आर की जगह पर हम लिख सकते हैं एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ आर को एम जी कोस थीटा से, एम जी कोस थीटा। फिलहाल आप m से m को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारे पास आएगी एक इक्वेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू g साइन 30 डिग्री माइनस म्यू के इंटू में g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कोस थीटा, यानी कि कोस 30 डिग्री। फिलहाल हमारे पास दिक्कत ये है कि एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। तो हम एक इक्वेशन की हेल्प से एक्सेलरेशन निकालेंगे, और फिर उसमें एक्सेलरेशन जो भी आएगा यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब निकालते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो उसने को डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही इक्वेशन मैंने क्यों सेलेक्ट करी है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस पता है, या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, टाइम भी पता है, और एक्सेलरेशन निकालना है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट शुरुआत में रेस्ट पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी हम कितने ले लेंगे, 0। सो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी, एस इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर। हमें निकालना है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो बाकी काम मैं यहाँ पर करता हूँ। अब देखिए, ओके, सो now we will find out the value of acceleration, and this will be equal to twice of s upon t square। मैंने ऐसे लिखा है, जब आप देखो 2s हो जाएगा, अपॉन में t स्क्वायर आएगा,
तो 2 में एस की वैल्यू कितनी है हमें गिवन है 4, क्योंकि वो 4 मीटर डाउन आ रहा है, और टाइम की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड। तो 2 × 4/4 ठीक है। आप 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है जो कि आएगा 2 यानी कि 1/2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आएगी, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आपको अब करना क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करनी है, जी की वैल्यू हम रख लेंगे, हमें पता है 10 होती है 9.8, जो भी हम फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए हम 10 लेकर के चलेंगे, और थीटा की वैल्यू हमें पता है। तो देखो इस इक्वेशन में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कीजिए, तो एक्सेलरेशन है 0.5 इक्वल टू जी। जी की वैल्यू भी पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर पुट करेंगे। जी साइन 30 डिग्री माइनस के म्यू के हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री। तो 0.5 इक्वल टू जी साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस म्यू के इंटू में जी, यहाँ पर जी भी है, इंटू में जी, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, क्योंकि हमें म्यू के निकालना है तो आप इसको इधर ले आइए, तो म्यू के इक्वल टू हो जाएगा जी, और √3/2 इक्वल टू g/2, और ये इधर आ जाएगा माइनस के 0.5। ठीक है, अभी म्यू के इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आप जी को इस तरफ ले आइए, तो म्यू के विल बी इक्वल टू g/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे जी आएगा माइनस 0.5/जी, और अभी √3/2 को मैं इधर ही रहने देता हूँ, बाद में हम इधर ले आएंगे इसको। अब आपको बस जी की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से तो जी कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो बाकी मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ इनिशियली। ओके, सो √3/2 म्यू के इक्वल टू आ गया 1/2 माइनस 0.5। यहाँ पर आपको 10 रखना चाहिए, जी की वैल्यू में 10 रख रहा हूँ। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 5/100, यानी कि 1/20। ठीक है, अब आप म्यू के को अकेले रहने दीजिए, और इसको 2 को इधर ले आइए, और अपॉन में आ जाएगा √3। ठीक है, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ। नाउ कैलकुलेशन देखिए आप यहाँ पर भी आसानी से कर सकते थे, इसके बाद आपको जो भी आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। मेन इक्वेशन हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट करनी थी, जी की वैल्यू पुट करनी थी। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस कैलकुलेशन, मतलब फिजिक्स का काम हो गया, अब सिर्फ मैथमेटिक्स बची है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये रूट नहीं आएगा, ओनली 2 है। ओके, सो आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 1 में √3 माइनस 1/10 √3। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 √3 माइनस √3/10 √3। फर्दर आई एम डिलीटिंग दिस पोर्शन। सो म्यू के विल बी इक्वल टू 10 √3, तो 9 √3 अपॉन में 10 √3, √3 से √3 कैंसिल आउट होगा। देखिए जब आपने यहाँ पर एलसीएम लिया था √3 और आएगा, तो हम लिख सकते हैं √3 कितना हो जाएगा 3, और इसको कैंसिल करके 3 √3 बचेगा बाय में 10। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो म्यू के की वैल्यू आएगी 0.5। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ये हो जाएगी आपकी म्यू के की वैल्यू, और ये हो जाएगी म्यू एस की वैल्यू, म्यू एस। तो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपको सीबीएसई एग्जाम या किसी एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम में कर रहे हैं तब तो आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको पेपर देना है, या नीट के लिए जेई के लिए अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो, तो सिर्फ आप ट्रिक से इसको को सोल्व कर सकते थे, जैसे मैंने आपको इनिशियली बता दिया था। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं।